हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। हमें जानना है बायोट-सावर्ट लॉ। आफ्टर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जब ऑर्स्टेड साहब ने हमें ये बता दिया कि भाई करंट जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गया था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये जान लिया जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये कितना करेगा, सवाल यही था। तो हमारे बायोट-सावर्ट आए। बायोट-सावर्ट ने ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट के मूवमेंट के कारण किसी भी कंडक्टर में, वो कितना होगा। अभी फील लेंगे, हम समझते हैं कैसे करेंगे और इसको समझते हैं बायोट-सावर्ट साहब ने हमें क्या बताया। तो एक कंडक्टर है, सपोज करो मैं ये एक कंडक्टर ले लिया है, ऐसा कुछ। ठीक है, मान लो एक्स वाई एक कंडक्टर है, राइट। इस एक्स वाई कंडक्टर में जब करंट आई फ्लो कर रहा है तो आपको बताया ना मैंने, जब भी करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मान लो मैं इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मैंने सोचा कि यहां पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे, राइट। आप बोलोगे सर यही क्यों पॉइंट लिखा। बच्चे, इट इज योर फ्रीडम, यहां लिखो यहां लिखो यहां लिखो यहां लिखो यहां लिखो, ये हर तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा। मैं एक रेंडम पॉइंट ले लिया यहां पे, मान लो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा। तो अब इस बात को समझते हैं बायोट-सावर्ट ने क्या बोला। बायोट-सावर्ट साहब ने बोला कि भाई जब भी किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा करंट के मूवमेंट के कारण, करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो उसके मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था। दूसरी बात उन्होंने बोला जितना लेंथ एलिमेंट है ना उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो कंडक्टर का लेंथ एलिमेंट यहां पे, मान लो यहां से यहां तक लेंथ एलिमेंट मैंने इतना सा हिस्सा ले लिया, इसको डीएल में कह देता हूं। ठीक है, ये डीएल है हमारे पास, क्या बच्चे, डीएल है। तो डीएल लेंथ एलिमेंट है ना, इतना एक्सपीरियंस करा। अगर डीएल इतना होता तो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। डीएल बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बोलोगे साइन थीटा का क्या मतलब है यहाँ पे। बच्चे, द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और लेंथ एलिमेंट का जो एंगल है ना उसके साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर कंसीडर अ करंट एलिमेंट dl of a conductor xy in which current I is flowing। ठीक है, अब इस बात को समझो। कंसीडर करंट एलिमेंट dl ऑफ कंडक्टर xy इन विच करंट I इज फ्लोइंग। मान लो इस कंडक्टर के अंदर I नाम का करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट I फ्लो करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमें क्या करना है, वी विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r from, यहां पे O पॉइंट ले लेता हूं, फ्रॉम O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, बायोट-सावर्ट साहब ने क्या बोला, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। पहला स्टेटमेंट क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या आया, डीबी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। तीसरी बात क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड पोजीशन वेक्टर r। ओके, इतनी सी बात समझ में आए, इतनी सी बात क्लियर है। हाँ बोलो, क्लियर हो गया। अच्छा, और एक स्टेटमेंट आएगा, क्या मैं इतनी सी बात को इरेज कर दूं, समझ में आया, पक्का पक्का। तो नेक्स्ट कहानी यहां से इरेज करूं, देख लो, इरेज कर दूं, चलो जी। तो
अब क्या हुआ हमारे पास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो चौथी बात अगर मैं लिखूंगा dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दिस इज द फोर्थ कंडीशन, दिस वन इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सब में देखो dB ही तो है, dB अगर मैं चारों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इन सारे इक्वेशन को कंपेयर कर दूं और ऐसा लिख दूं dB इक्वल्स टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, देखो प्रोपोर्शनल था ना, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, यस और नो, तो कांस्टेंट आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और क्या आएगा, एक बात याद रखना बच्चे, IDL साइन थीटा ओवर r², दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड experienced at point P whenever current I is flowing in a conductor। तो ये बातें हमें बायोट सैवर्ट साहब ने निकाल के बता दिया कि भाई इतना ही मैग्नेटिक फील्ड कोई एक लेंथ एलिमेंट, कंडक्टर एलिमेंट जो है फील करेगा, उसकी वजह से इतना ही होगा, ये वैल्यू हमने जाना। अच्छा, नाउ द म्यू नोट ओवर 4 पाई, द वैल्यू जिसका हमें क्या करना है बच्चों, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नोट ओवर 4 पाई, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू हमें याद रखना है। क्लियर है, समझ में आया, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं, इतनी सी बातें क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो आपने बायोट सैवर्ट लॉ समझ लिया। चलो नेक्स्ट कहानी देखेंगे, इरेज कर दूं, चलो इरेज कर दूं, पक्का पक्का, चलो जी आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे हमें जानना है आज, बायोट सैवर्ट लॉ समझ में आ गया, अब जानेंगे हमें ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, तो यहाँ पे उन्होंने 1 टेस्ला को भी समझाया हुआ, कई बार हमें मालूम होना चाहिए 1 टेस्ला क्या होता है। 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड produced in a conducting wire of length of 1 meter and carrying a current of 1 ampere, current carrying of 1 ampere at a distance 1 meter from it and perpendicular to it। ठीक है, 1 Tesla is 10⁻⁷ times the magnetic field produced in a conducting wire of length 1 meter and carrying a current of 1 ampere at a distance 1 meter from it and perpendicular to it। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को फिर से समझते हैं। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आया? एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन म्यू नोट इप्सिलॉन नोट, देखो ये होता है अपसाइलन, ये होता है इप्सिलॉन, याद रखना, अभी बता देता हूं सबके बारे में, एंड सी, वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां जो मैंने बोला म्यू, ये जो होता है ना अपसाइलन बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, अपसाइलन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन, EPSILON। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये जो साइन है ना, ये इप्सिलॉन का होता है, ये अपसाइलन का होता है, राइट, इस बात को याद रखना है। अच्छा, पता है क्या, नोट जब लगा देते हो ना आप, दिस नोट डिफाइंस वैक्यूम के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली वैक्यूम के लिए हम नोट लगा देते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं अपसाइलन नोट बोला तो दैट मीन्स इट इज इन वैक्यूम। ठीक है, ये एक वैल्यू है, इसका एक वैल्यू होता है, तो हमें याद रखना है अपसाइलन का भी एक वैल्यू होता है। क्या बच्चों, हमें मालूम है, हमें अगर अपसाइलन की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और इप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12।
ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये हमें याद रखना है। बाय द वे ये नॉलेज के लिए बता रहा था, हमारा मुद्दा जो है रिलेशन निकालना है इसके बीच में। तो रिलेशन के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, जरा देखते हैं। एक बात बताओ, हमने लिखा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट राइट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे इप्सिलॉन नोट है और मुझे अगर अपसाइलन लेके आना है, तो अपसाइलन नोट अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था 10⁻7। हाँ ठीक है, हाँ तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट लिखाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं 1/अपसाइलन नोट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको मालूम है मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, जो मन में आएगा वो करूंगा। यहां मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 1/अपसाइलन नोट करा है, तो इधर भी मुझे करना होगा 9 इंटू 10⁹ अपॉन में अपसाइलन नोट। क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर है ना। अब इतनी सी बात को मैं आपको समझाता हूं मैंने क्यों करा। मैंने 1/अपसाइलन नोट कर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर किया तो इधर भी किया भाई, दोनों साइड किया है, देखो ना दोनों साइड किया ना, एक ही साइड नहीं किया ना, दोनों साइड किया राइट। ठीक है, अगर मैं एक साइड करता तो तब होता कि हाँ मैंने गलत किया, बट दोनों साइड तो कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड, दोनों साइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं बोथ साइड, डिवीजन कर सकते हैं बोथ साइड, ये सब हमें बेसिक प्रिंसिपल में याद है ना। ये टूल्स होता है, जैसे आप ये मानो ये मैथ्स के बेसिक टूल्स है। जैसे आप मानो कि आप कोई डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर्स बनोगे, तो सबके पास एक टूल्स होता है काम को करने के लिए, सिमिलरली ये हमारा टूल्स है। क्लियर है, समझ में आया, हमने दोनों साइड कर दिया। अच्छा नाउ I can write 1/4 pi epsilon naught into epsilon naught, which is 9 into 10⁹ over 4 pi into 10⁻⁻7। Can I write like this बच्चों? मैंने क्या करा, अपसाइलन नोट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, सिर्फ एक ही साइड, अरे एक ही जगह, कहां पे 9 इंटू 10⁹ के नीचे वाला जो अपसाइलन है उसके बदले में मैंने ये वैल्यू लिख दिया, लिख सकता हूं। अच्छा एक बार बताओ, 4 पाई इधर भी है, 4 पाई इधर भी, काट दूं क्या, दोनों साइड कट गया। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब एक बार बताओ, 1/अपसाइलन नोट मस्ट बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ है। अच्छा एक बार बताओ, नीचे यहाँ पे पावर कितना है, -7 है ना, ऊपर लेके जाऊंगा प्लस बन जाएगा ना, गाली तो नहीं दे रहे हो समझ में, 10⁻⁻7 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये सुनो तो प्लस कर दो इसको, क्या हो जाएगा प्लस में 7। सो आई कैन राइट 1/इप्सिलॉन नोट अपसाइलन नोट मस्ट बी 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इतनी सी बात समझ में आ गया, पक्का पक्का आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 9 को क्या मैं 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट ना। अरे 3 इंटू 10⁸ के टर्म में ही तो लाना था, आ गया ना, देखो आ गया ना, मजा आ गया ना। तो चलो इतनी सी बातें क्लियर हुआ, ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं 1 टेस्ला को, फिर मैं आगे लिखता हूं। नाउ आई कैन डू वन थिंग, दैट इज 1/अपसाइलन नोट इंटू इप्सिलॉन नोट 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, दिस इज 1/अपसाइलन इंटू इप्सिलॉन, दैट इज सी स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस बच्चों, बच्चा इतनी सी बात समझ में आया क्या, हाँ बोलो ना यार, हाँ बोलो, पक्का आया क्या, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, दिस सी मस्ट बी इक्वल टू 1/अपसाइलन इंटू इप्सिलॉन का अंडर रूट लगा दूं, अरे यहां से स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, बोलो हाँ, गाली तो नहीं दे रहे हो, नहीं समझ में आया, आ गया ना, अरे हाँ बोलो, ठीक है जी। आगे सी मस्ट बी इक्वल टू 1 का रूट तो 1 ही होगा, सो अंडर रूट म्यू नोट इंटू इप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड अपसाइलन नोट एंड इप्सिलॉन नोट। क्लियर है, पक्का पक्का समझ में आया, आगे बढ़ जाए, इतनी सी बात में कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है नहीं ना, तो लिखो आगे की कहानी, आगे की कहानी देखते हैं बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गया था। अब आगे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, हमें निकालना है स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो नया हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है, इसके लिए मैंने क्या करा, एक लॉन्ग करंट कंडक्टर ले लिया, ठीक है, यहां बनाता हूं,
जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने एक P पॉइंट डाला, यहाँ पे Q डाला और मैं इसका एक लेंथ एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक का DL ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर R है, इसको मैं A मान लेता हूँ, राइट। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा, है ना, ये एंगल थीटा है, इसको मान लो आप फाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब लॉन्ग इन्फिनाइट कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर वायर है, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर में क्या है, दो एंड से हमारे पास क्या होगा, दो एंड से है, तो पहला एंड से यहां से मान लो यहाँ पे आपने फील्ड एक्सपीरियंस करा होगा, दूसरा यहां से यहां तक, तो एक का एंगल मान लो फाई 2 है तो एक का एंगल जो होगा फाई 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सी बातें समझ में आया क्या, पक्का पक्का समझ में आया। हमने कुछ नहीं करा है, हमने दो एंड ले लिया, एक मान लो एक्स है एक वाई है ना, परपेंडिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मैं इस वायर के परपेंडिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ड्यू टू दिस dl, दैट मैग्नेटिक फील्ड db इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl sin थीटा ओवर r का स्क्वायर, ये लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, PQO, PQO ट्रायंगल, तो एक बार बताओ ये तो परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में फाई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं समझ में आया। अच्छा नाउ टेल मी वन थिंग, दैट थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और माइनस में फाई लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव, कैन आई राइट लाइक दिस। अरे अरे एंगल देखो ना, द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैंने तीनों एंगल को ऐड करके ऐसा कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या। नाउ इफ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, तो dB का वैल्यू क्या आ जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई dl, और साइन थीटा है तो साइन थीटा के बदले में क्या मैं 90 माइनस 5 लिख दूंगा, अपोन में r का स्क्वायर लिखूंगा, कोई दिक्कत है क्या। इतनी सी बातों में कोई समस्या है बच्चों, पक्का पक्का समझ में आया क्या। अरे कुछ नहीं करा, मैंने थीटा के बदले में 90 माइनस 5 लिख दिया, एंड साइन 90 माइनस 5 इज cos 5 हो जाता है, फॉर्मूला मालूम होगा, 10th में ही हमने पढ़ा था ये सब चीजें। तो इसको मैं ऐसा अगर लिख दूं तो कोई गाली देने वाली बात तो नहीं है। dB must be equals to mu naught over 4 pi I dl cos phi, क्या हो जाएगा, cos phi over r का स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस बच्चों, देखो जरा ध्यान से, इतनी बातें लिख सकता हूं क्या, इतनी बातें लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बातें लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकता हूं पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दूं, इतनी बातें क्लियर हुआ, पक्का पक्का इरेज कर दो इसको। चलो जब आगे की कहानी देखो, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं बच्चों, जगह थोड़ा कम है। अब देखो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड dB का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो क्या है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई dl cos phi अपॉन में r स्क्वायर। इन दिस ट्रायंगल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चे, PQO की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में एक बात बताओ, cos phi का अगर वैल्यू निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज a अपॉन में r हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, r इक्वल्स टू क्या मैं a अपॉन में cos phi लिख सकता हूं, अरे cos phi यहाँ पे देखो ना, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, नीचे डिवीजन में हो जाएगा, क्या ऐसा लिखूंगा, कोई दिक्कत है। तो r इक्वल्स टू a sec phi भी तो लिख सकता हूं बच्चे, r का वैल्यू आ गया, बोलो हाँ। अच्छा यहां से यहां तक Q2O, दैट Q2O का लेंथ L है, मान लो इस कंडक्टर में Q2O लेंथ इज L, देन एक बात बताओ, अगर मैं tan phi का वैल्यू निकालूंगा, tan phi इज क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा देखो tan phi लोगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, phi एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो बेस क्या है, बेस है a, तो L ओवर a जो है हमारे पास ये आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल्स टू tan phi होता है ना। तो एक बात बताओ, tan phi इंटू a इक्वल्स टू L बन जाएगा क्या, इतनी सी बात क्लियर है। आप बोलोगे सर ये आप क्यों निकाल रहे हो, अभी बता देता हूं बच्चे इसका फायदा क्या है।
अब नाउ वी कैन डू वन थिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई। जो ही डिफरेंशिएट करूंगा तो a sec स्क्वायर फाई इक्वल्स टू डी एल अपॉन में डी फाई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात क्लियर हो गया? ठीक है जी, इतनी सी बात जब आपको समझ में आ गया है तो आगे की कहानी जरा समझते हैं। अब एक बार बताओ, तो डीएल का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई बराबर में डीएल। कोई दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ दिस dB, अब इसकी वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो। dB इक्वल्स टू क्या लिखोगे? म्यू नोट आई डीएल के बदले में a sec स्क्वायर फाई डी फाई, और cos फाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? cos फाई का वैल्यू नहीं लिखो, r का वैल्यू लिख लेते हैं। चलो अब और इजी कर लेते हैं हम टर्म को, और क्या लिख सकते हैं? अपॉन में 4 पाई है, बोलो हाँ 4 पाई लिख दिया। r स्क्वायर के बदले में क्या मैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर, अरे r इक्वल्स टू क्या है? a सेक फाई ना, तो r का स्क्वायर a का स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई होगा ना, पक्का ना, समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। और cos फाई साथ में है ही है, यहाँ पे cos फाई रहने दो। नहीं समझ में आया? देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई एज इट इज रखा, आई मैंने एज इट इज रखा, डीएल का वैल्यू ये रहा। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डीएल इन दिस इक्वेशन, तो डीएल के बदले में a sec स्क्वायर फाई डी फाई आ गया, और cos फाई तो एज इट इज है ना बच्चे, तो cos फाई यहां लिखूंगा ना, इसीलिए मैंने cos फाई भी लिखा। अपॉन में r का स्क्वायर बोले तो r क्या है? a sec फाई, तो a का स्क्वायर sec स्क्वायर फाई हो जाएगा क्या? अगर r का स्क्वायर करूंगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, sec स्क्वायर कैंसिल, a कैंसिल, तो db मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई cos फाई डी फाई, और क्या आ रहा है बच्चे? अपॉन में 4 पाई ए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर रहे दोनों साइड को हम, कहां से कहां तक? हमें मालूम है फाई 1 से फाई 2 तक जा रहे हैं, तो db इंटीग्रेटिंग ऑफ db इक्वल्स टू फाई 1 टू फाई 2 इंटीग्रेट करूंगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन में ए आएगा। यस और नो? इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ पे db है, db का इंटीग्रेशन b होता है क्या? इतनी सी बातें पहले लिख लो। लिख लिया? इरेज करूं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इधर की बातें मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, अब आगे की कहानी को समझते हैं। अब जो हमने यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेट करूंगा तो b आ जाएगा क्या? b इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, आई बाहर आ जाएगा। अच्छा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन फाई। यस और नो? साइन फाई। कहां से कहां तक जा रहे हो? ए भी बाहर कर दो, कहां से कहां तक? फाई 1 से फाई 2 तक। तो एक बार क्या लिखोगे? b इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए, अपर लिमिट क्या है? साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। यही तो लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होगा। तो b का वैल्यू ये आपके पास आ गया। अब मान लो कि दोनों एंड्स के लिए निकालोगे तो 90 डिग्री दोनों एंड्स ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, तो साइन फाई 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री करेंगे। और अभी आगे की कहानी को समझते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? अच्छा एक बात का ख्याल रखना, फाई 1 जो हमने लिया है लिमिट में, ये नेगेटिव होगा। क्यों? नीचे से है, देखो जरा ध्यान से, नीचे वाला एंगल नेगेटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव, तो माइनस का इसको कर देना। फाई 1 माइनस में है तो फाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना सा बात क्लियर हो गया? पक्का पक्का समझ में आ गया? जब इतनी सी बात आपने जान लिया, अब मान लो कि फाई 1 फाई 2 दोनों एंगल जो है 90 डिग्री अगर बना रहा है, दैट मीन्स इफ कंडक्टर इज इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड p पॉइंट लाइज बिटवीन इट, है ना, मिडिल में लाई कर रहा है, तो दोनों एंगल फाई 1 और फाई 2 90 डिग्री होगा। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ये क्या बन जाएगा? साइन 90, तो 90 91 हो गया, तो 2 आ जाएगा। तो b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई ए आई इंटू में 2 से ये 4 कैंसिल कर दोगे तो b इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई ए। ये हो गया if the wire is infinitely long and point P is lies between middle of the wire, अगर middle of the wire है तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? इसको लिखो, आगे की कहानी फिर देखते हैं। तो चलो इस पॉइंट को भी देख लेते हैं हम।
पहला तो मैंने बोल ही दिया कि क्या होगा, इफ एक्स वाई कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग एंड पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, देन φ1 φ2 का वैल्यू π/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक है जी। अब दूसरा कंडीशन, इफ कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग बट द पॉइंट पी लाइज नियर द वन एंड, चाहे x के पास चाहे y के पास कोई एक एंड पे है, तो φ1 90 हो जाएगा तो φ2 0 हो जाएगा, या तो φ2 90 हो जाएगा तो φ1 0 हो जाएगा। उस केस में म्यू नॉट आई अपॉन में 4πa आ जाएगा। तीसरा एक और कंडीशन है, मान लो अगर लेंथ इनफिनाइट नहीं है, फिनाइट लेंथ l है और p जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस केस में तीसरी बातें जो आप लिखोगे, फिनाइट लेंथ है, लेंथ l है, उस केस में p पॉइंट p इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन साइन फाई का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो l/2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में l/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो फाई का वैल्यू आ जाएगा, मतलब साइन फाई का आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बातें बच्चों? पक्का पक्का समझ में आ गया? तो आज हम यही करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले अगली क्लास में, और इसको अच्छे से कर लो, जरा इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का पक्का क्वेश्चन दिखता है हमें पेपर में। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।